आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको चार बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की एक पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां एक तरफ अमेरिका सऊदी अरब के साथ परमाणु समझौते की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ गजा के दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन के लिए नया बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है। वहीं ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की चर्चाएं और तेज हो गई हैं और उधर लेबनान में इजरायली हमलों ने फिर से तनाव बढ़ा दिया है। इन सभी घटनाओं से साफ है कि मिडल ईस्ट की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है और आने वाले दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि वे सऊदी अरब के साथ एक सिविल न्यूक्लियर समझौता आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें वो सख्त नॉन प्रोलिफरेशन शर्त शामिल नहीं है, जिनकी मांग अमेरिका लंबे समय से करता आया है, ताकि सऊदी अरब परमाणु हथियार विकसित ना कर सके। ये खबर ऐसे समय में आई है जब दुनिया में फिर से परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ने का डर पैदा हो गया है, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच आखिरी हथियार कंट्रोल संधि हाल ही में खत्म हो चुकी है और चीन भी अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन दोनों ने सऊदी अरब में पहले सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के रास्तों पर काम किया था, लेकिन अमेरिका के कई सांसदों और हथियार कंट्रोल से जुड़े जानकारों का कहना है कि कोई भी समझौता तभी होना चाहिए जब सऊदी अरब को यूरेनियम इनरिचमेंट करने या इस्तेमाल हो चुके ईंधन को दोबारा प्रोसेस करने की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि यही रास्ते आगे चलकर परमाणु हथियार बनाने की तरफ ले जा सकते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि सऊदी अरब इंटरनेशनली परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की एडिशनल प्रोटोकॉल को माने, जिसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को ज़्यादा सख्त निगरानी और अचानक निरीक्षण करने का अधिकार मिल सके। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने नवंबर में कांग्रेस की कुछ समितियों को एक प्रभावित रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि अगर एडिशनल प्रोटोकॉल को शामिल नहीं किया जाता तो इसकी सूचना देना बेहद ज़रूरी है। हथियार नियंत्रण से जुड़ी संस्था आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ने चिंता जताई है कि इस प्रस्तावित समझौते से परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ सकता है और इससे भविष्य में गलत मिसाल भी कायम हो सकती है। ट्रंप की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तथाकथित 123 एग्रीमेंट अमेरिकी उद्योग को सऊदी अरब के सिविल न्यूक्लियर कार्यक्रम के केंद्र में रखेगा और ज़रूरी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा, लेकिन दस्तावेज में ये भी इशारा है कि सऊदी अरब को संवेदनशील क्षेत्रों जैसे यूरेनियम इनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग में कुछ अतिरिक्त प्रावधानों के तहत कार्यक्रम चलाने का रास्ता मिल सकता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो सऊदी अरब भी ऐसा करने पर मजबूर होगा। उन्होंने 2023 में कहा था कि अगर ईरान के पास परमाणु बम होगा तो संतुलन और सुरक्षा के लिए हमें भी लेना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे ऐसा नहीं चाहते। इस बीच व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की जानकार कैल्सी डेवनपोर्ट का कहना है कि कांग्रेस को इस समझौते की शर्तों को ध्यान से जांचना चाहिए, क्योंकि इसका असर सिर्फ सऊदी अरब तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। जानकारी के अनुसार ट्रंप प्रशासन 22 फरवरी तक इस 123 एग्रीमेंट को औपचारिक रूप से कांग्रेस के पास भेज सकते हैं और इसके बाद 90 दिनों के भीतर अगर सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों इस समझौते के खिलाफ प्रस्ताव पारित नहीं करते तो ये अपने आप लागू हो जाएगा और सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। दूसरी ओर अमेरिका के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में अपने बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में घोषणा की है कि गजा के दोबारा से कंस्ट्रक्शन के लिए एक फंड बनाया गया है, जिसमें अलग अलग देशों ने $7 अरब देने का वादा किया है, जबकि अमेरिका खुद $10 अरब देगा। ट्रंप की इस पहल का मकसद गजा में 2 साल की जंग के बाद शांति को और दोबारा निर्माण करना सही चीज़ें शामिल हैं, लेकिन इस योजना के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें गाजा का हथियारों को ख़त्म करना, हमास के हथियार डालने का सवाल है, इजरायली सेना की वापसी है, मानवीय मदद की सप्लाई और कुल कितने पैसे की ज़रूरत होगी जैसे मुद्दे इसमें शामिल हैं। गाजा के पुनः निर्माण की लागत का अनुमान $70 अरब तक बताया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ज़्यादातर आर्थिक मदद उनके अरब और मुस्लिम सहयोगियों की तरफ से आई है, जिनमें
कजाकिस्तान, अज़रबैजान, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उज़्बेकिस्तान और कुवैत शामिल हैं। यूएई ने $1.2 अरब देने का वादा किया है, जबकि सऊदी अरब, कुवैत और कतर ने $1 अरब देने की बात कही है। मिस्र ने गजा में सुरक्षा बनाए रखने के लिए फ़िलिस्तीनी पुलिस को ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। मोरक्को ने पुलिस भेजने और एक फील्ड अस्पताल बनाने की भी बात कही है। तुर्की ने हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में पुनः निर्माण में मदद और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF में सैनिक भेजने की तैयारी जताई है, लेकिन इजराइल तुर्की की सेना की भागीदारी का विरोध कर रहा है। ISF के कमांडर मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स ने बताया है कि इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया सैनिक भेजने को पूरी तरीके से तैयार हैं, जबकि मिस्र और जॉर्डन पुलिस को ट्रेनिंग देंगे। इस फोर्स की अगुवाई एक अमेरिकी जनरल करेगा और उसके डिप्टी इंडोनेशिया से होंगे। योजना है कि यह बल पहले रफा जैसे इलाकों में काम शुरू करेगा, जो अभी इजराइल के कंट्रोल में है, और 12,000 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देकर कुल 20,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि हमास ने हथियार डालने का वादा किया है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि वे वास्तव में ऐसा करेगा या नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास को या तो शांतिपूर्ण तरीके से या बलपूर्वक निरस्त किया जाएगा। दूसरी तरफ हमास का यह भी कहना है कि वे अमेरिकी समर्थन वाली एक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी को प्रशासन सौंपने को तैयार है, लेकिन इजराइल ने उसे गजा में आने नहीं दिया। बोर्ड ऑफ पीस में कई पश्चिमी देशों की गैर मौजूदगी भी सवाल खड़ी कर रही है, और कुछ जानकारों का कहना है कि किसी विदेशी बोर्ड द्वारा गजा के प्रशासन की निगरानी करना उपनिवेशवादी ढांचे जैसा लगता है। साथ ही बोर्ड में किसी फिलिस्तीनी प्रतिनिधि को शामिल न करना भी आलोचना का कारण बना हुआ है। आलोचकों ने इजराइल और टॉनी ब्लेयर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। इसके बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप की योजना का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दूसरा रास्ता फिर से जंग की तरफ लौटना होगा और कोई भी देश दोबारा युद्ध नहीं चाहता है। अमेरिका की सेना ने ईरान के खिलाफ सैन्य योजना को काफी आगे बढ़ा दिया है, और रिपोर्ट के मुताबिक अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदेश देते हैं तो हमले में खास लोगों को निशाना बनाया जाएगा, और यहां तक कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश भी, ये सब चीजें शामिल हो सकती हैं। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अगर कूटनीति नाकाम रहती है तो अमेरिका लंबे समय तक चलने वाला सैन्य अभियान शुरू कर सकता है, जिसमें ईरान की सुरक्षा ठिकानों और परमाणु ढांचे पर हमले ये शामिल हैं। हाल के दिनों में ट्रंप ने खुद भी ईरान में शासन बदलने की बात सार्वजनिक रूप से कही थी। हालांकि अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया है कि किन लोगों को निशाना बनाया जा सकता है और बिना बड़ी जमीनी सेना के सत्ता परिवर्तन कैसे किया जाएगा। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मारने की मंजूरी दी थी, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स के प्रमुख थे, और 2019 में अमेरिका ने IRGC को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। एक अधिकारी ने कहा कि पिछले साल 12 दिन की लड़ाई में इजराइल ने जिस तरह ईरानी कमांडरों को निशाना बनाया, उसे इस तरीके की उपयोगिता सामने आई, लेकिन किसी खास कमांडर को मारने के लिए पक्की खुफिया जानकारी और सटीक लोकेशन ज़रूरी होती है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा, और उन्होंने 10 से 15 दिन की समय सीमा का इशारा भी दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मिडल ईस्ट में शांति संभव नहीं होगी। दूसरी तरफ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। अमेरिका के जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की में सैन्य अड्डे हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र लिखकर कहा है कि वे युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो वे आत्मरक्षा में कड़ा और संतुलित जवाब देगा। जानकारों का मानना है कि किसी भी हमले की स्थिति में क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि ईरान के पास बड़ी मिसाइल क्षमता है। ट्रंप की धमकियों से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, और इसी बीच ओमान की खाड़ी में ईरान और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी शुरू कर दिए हैं। ईरान पहले भी चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वे
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकता है, जहां से दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल गुजरता है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों की मुलाकात हुई है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बनी है, लेकिन व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों पक्ष अभी कई मुद्दों पर काफी दूर हैं। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, जबकि अमेरिका और इजराइल उस पर परमाणु बम बनाने की कोशिश का आरोप लगाते रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में कूटनीति आगे बढ़ती है या फिर टकराव की दिशा में हालात और तेज हो जाते हैं। वहीं लेबनान की बैका घाटी में शुक्रवार को इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने बालबेक इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इन हमलों को हाल के हफ्तों में पूर्वी लेबनान के सबसे घातक हमलों में से एक माना जा रहा है और इससे 2024 में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच नाजुक युद्ध विराम पर खतरा बढ़ गया है, जो पहले से ही उल्लंघन के आरोपों के कारण दबाव में है। सूत्रों ने बताया कि मारे गए लोगों में हिजबुल्लाह का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2024 में हुए संघर्ष विराम 1 साल से ज़्यादा समय तक चली सीमा पार झड़पों के बाद लागू हुआ था, जिसमें इजरायली हमलों ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को काफ़ी कमज़ोर किया था। इसके बाद से दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने के आरोप लगाते रहे हैं। अमेरिका और इजराइल लेबनानी सरकार पर हिजबुल्लाह के हथियारों पर नियंत्रण लगाने का दबाव बना रहे हैं, जबकि लेबनान के नेताओं ने चेतावनी दी है कि इजराइल के बड़े हमले देश को और अस्थिर कर सकते हैं, जो पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने यह भी कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान के सैदा शहर के पास स्थित एन एल हिलवी शरणार्थी कैंप हमास के एक कमांड सेंटर को निशाना बनाया है, जहां से कथित तौर पर उग्रवादी गतिविधियां चलाई जा रही थी। लेकिन हमास ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिस जगह पर हमला हुआ वह कैंप की जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स का केंद्र था, जो इलाके में सुरक्षा बनाए रखने का काम करता है। इस ताज़ा हमले ने लेबनान और इजराइल के बीच तनाव को फिर से और बढ़ा दिया है और क्षेत्र में शांति की कोशिशों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।